कुछ हम लोग यहाँ पे थे कि गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लिए स्कीम लॉन्च करी है। फीमेल फार्मर को 12,000 रुपये दिया जाएगा, मेल फार्मर को 8,000 रुपये दिया जाएगा। अब वो फीमेल फार्मर ऑफिसर के पास जाती है। एक व्यक्ति है निरपेक्ष, एक व्यक्ति है सापेक्ष। अब आगे देखते हैं। फीमेल फार्मर इसके पास गई। अब इन्होंने इसको डॉक्यूमेंट दिखाए अपने। अब डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है। ठीक। अब ये बंदा क्या बोलेगा इससे? देखो ऐसा है, हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, आप जाओ शांति से, आप पहले अपने जाके डॉक्यूमेंट कंप्लीट कराओ। जबकि उसको, इस बंदे को इसकी सारी तकलीफ पता है कि अगर हमने इसको 12,000 रुपये मंथली नहीं दिया यार, तो इसकी जो आजीविका है वो खतरे में आ जाएगी। अब यही फीमेल इसके पास जाती है वापस, सापेक्ष वाले के पास। अब ये बंदा क्या बोलेगा? कोई बात नहीं अम्मा, आपके डॉक्यूमेंट मैं कंप्लीट करा देता हूँ। या किसी व्यक्ति को उस महिला के साथ भेज देगा जिससे कि उसके जो डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब इसने यहाँ पे क्या दिखाया? इसने दिखाई सापेक्षता, रिलेटिविज्म, कि कुछ चीजें समय के साथ बदलती हैं। हमें कुछ परिस्थिति को देखना पड़ता है, हमारा जो नजरिया है, दृष्टिकोण है, उसको थोड़ा परिवर्तित करना पड़ता है। हर चीज कभी बहुत ज्यादा स्थिर नहीं हो सकती है। स्थिर या फिर इतनी जटिल नहीं हो सकती कि उसको बदला ना जा सके। अब ये क्या करेगा? और इसको पता है ना कि अगर मैंने इसको पैसे नहीं दिए, इस महिला को पैसे नहीं मिले, तो इसकी जो आजीविका है वो खत्म हो जाएगी। तो बस यही दो चीज दिखाता है, निरपेक्षता और सापेक्षता। अब आके थोड़ा इसका डिफरेंस देख लेते हैं, कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये देखिए, निरपेक्षता में क्या है कि सार्वभौमिक नियम है जो उसने फॉलो किए थे। बंदे ने बोला था नहीं यार, ये सारे कानून है, नियम कायदे हैं, मैं डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो मैं स्कीम का फायदा आपको नहीं दे पाऊंगा। लेकिन इसने क्या किया? इसने नियम कानून को साइड में रखा। तो समय की जो परिस्थिति थी उसको देखा, उसका जो दृष्टिकोण था उसको देखा। परिस्थिति है कि महिला की स्थिति ठीक नहीं है, उसकी आजीविका संकट में है। दृष्टिकोण, व्यक्ति का दृष्टिकोण एकदम सही था। उसने कहा नहीं, मुझे इनकी हेल्प करनी है, गवर्नमेंट ने बोला है कि स्कीम का फायदा देना है, वो भी गरीब महिलाओं को, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तीसरा, ये बदलती नहीं है, निरपेक्षता बिल्कुल नहीं बदली। उसने कहा था कायदे कानून बिल्कुल जटिल है, मैं बिल्कुल नहीं बदलूंगा। इसने क्या कहा? भाई देखो, सिचुएशन के हिसाब से, जो परिस्थिति है उसके हिसाब से हमारे जो मानदंड है वो बदल जाते हैं, बिल्कुल बदलते हैं। इस एग्जाम्पल को छोड़िए आप, ठीक है। और आप लिखना चाहें तो इस एग्जाम्पल में ये है कि ये बोलता है कि मर्डर करना सही नहीं है, लेकिन यही व्यक्ति जिसका मर्डर होने वाला है या फिर जिसको फांसी की सजा दी जाने वाली है, वो 100 लोगों को मारे तो परिस्थिति अलग है। तो तुम्हारा दृष्टिकोण क्या होगा? भाई इसको अभी उड़ा दो, ठीक है। अब इसके कुछ पॉजिटिव होंगे, निगेटिव होंगे। पॉजिटिव क्या है कि जो निरपेक्ष नैतिकता होती है वो नैतिक संहिता को मापने के लिए होती है कि तुमने कितना नैतिक किया, कितना नैतिक किया। साथ ही साथ नेगेटिव इसका ये कि परिस्थिति को ध्यान में नहीं रखती है। इसकी पॉजिटिव क्या होगा सापेक्ष का? कि ये सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करती है। नेगेटिव क्या है इसका? अलग अलग मान्यताओं के अस्तित्व का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ सही है। ये इसका नेगेटिव है। जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति है वो नैतिक रूप से सही बोल रहा है, सबकी सहायता करना भी उतना अनिवार्य नहीं होता है। जो निरपेक्ष है वो विकसित समाज के लिए आचार संहिता की तरह काम करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नैतिकता है वो पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी है, विकसित। और जबकि सापेक्ष है वो विकासशील देशों में देखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे कुछ की टर्म्स हैं, जिसमें पहला है नैतिक सापेक्षता। इसका मानना है कि किसी समय जो नैतिक रूप से सही है वह अलग अलग समय पर और स्थान पर गलत है। इसमें हम एग्जांपल देख सकते हैं पर्दा प्रथा का, दहेज प्रथा का, प्लस बाल विवाह का। ये तीनों हो सकता है कि यूपी राजस्थान जैसे स्टेट्स में सही हो। ये दोनों अच्छी बात कर रहा हूँ। बाल विवाह राजस्थान में ज्यादा प्रबल है, नॉर्थ इंडिया में, लेकिन यूपी इन सब स्टेट्स में नहीं है। लेकिन ये दोनों चीजें हैं अभी भी। वहीं दूसरी ओर अगर आप साउथ में जाएं या फिर नॉर्थ ईस्ट साइड जाएंगे तो हो सकता है कि आपको इनमें से कुछ ना मिले।
बस वही कह रहा है नैतिक सापेक्षता कि विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं में अलग अलग लोगों की नैतिक मान्यताएं अलग अलग होती हैं। कि भाई अगर तुम नॉर्थ इंडिया में हो तो यहाँ के लोगों की जो संस्कृति है, यहाँ के लोगों की जो मान्यताएं वो डिफरेंट होंगी। अगर आप नॉर्थ ईस्ट जाएंगे तो वहाँ के लोगों की जो मान्यताएं हैं, वहाँ के लोगों की जो सभ्यताएं हैं वो डिफरेंट होंगी। अगर आप साउथ इंडिया जाएंगे तो वहाँ पे डिफरेंट होंगी। आया समझ? नेक्स्ट है नैतिक विश्वनिष्ठवाद। विश्वनिष्ठवाद कुछ भी नहीं है यार। नैतिक मानकों को जो वैधता है वो व्यक्ति की व्यक्तिगत पसंद है प्रतिबद्धता पर निर्भर है। उदाहरण के लिए आज से आप सिर्फ 30 साल पहले जाइए, 1995 या फिर 1990। उस समय जो घर के बुजुर्ग जो हेड हुआ करते थे उनका मानना था कि बहू आई है, फीमेल बहू आई है, ठीक है। उसका केवल काम ये है कि वो अपना मुंह ढक के रखे, खाना बनाए, पति की सेवा करे। और वो नैतिक मानक उसने स्थापित कर दिए अपनी फैमिली के लिए। और जब ऐसे ही मानक बड़े स्केल पर या फिर समाज के तौर पर स्थापित हो जाते हैं, वो बन जाती है परंपरा, नैतिक परंपरावाद। ठीक। जैसे जब किसी व्यक्ति की शादी होती है तो 7 फेरे लेना, मंगलसूत्र पहनाना, ये सारी चीज क्या है, ये परंपरा का हिस्सा है। जो कहीं ना कहीं सिर्फ पहले एक परिवार से शुरुआत हुई होगी, फिर एक गांव से, फिर एक कस्बे से, फिर समाज के तौर पर वर्षों के प्रयत्न के बाद ये चीज परंपरा के रूप में इसका उद्गम हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है नैतिक संशयवाद। नैतिक संशयवाद कुछ भी नहीं है। बस ये बताता है कि हम किसी भी चीज को नैतिक रूप से सही या गलत नहीं कह सकते यार। जैसे चोरी करना, जैसे कि हमने हाइंस वाला पढ़ा था एग्जाम्पल। या फिर एक बाप अपनी फैमिली के लिए चोरी करता है खाने के लिए, तो वहां आप ये नहीं बता सकते कि इसने सही किया या फिर गलत किया। हाइंस वाले में भी आप ये नहीं बता सकते इसने सही किया या गलत किया। तीसरी चीज अबॉर्शन के, हो सकता है कि आपके गांव या शहर के लिए अबॉर्शन बहुत ज्यादा अनैतिक हो, लेकिन कहीं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां वो पर्सनल लिबर्टी की तरह देखा जाता है, मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता की तरह देखा जाता है। तो वहां वो चीज गलत नहीं है। तो वहां आप ये नहीं कह सकते ना कि ये चीज सही है गलत है। नेक्स्ट है नैतिकता और कानून में अंतर। देखो नैतिकता कुछ नहीं, विश्वास होता है यार, एक बिलीफ है कि जो इससे बेस्ड है। लेकिन कानून क्या है? किताब है ना पूरी, कानूनी रूप से लागू होगी। दूसरा, जब हम नैतिकता को फॉलो करेंगे तो हमें फायदे होते हैं। हमारी जो चित्त है या फिर अंतर्बोध है वो नैतिक रूप से शुद्ध माना जाता है। साथ ही साथ अगर इसको फॉलो करते तो दंड मिलता है क्या? नहीं मिलता है। जो लिखा भी है, अगर उसका उल्लंघन करेंगे तो दंड नहीं मिलेगा। लेकिन कानून का उल्लंघन करोगे ना बाबा, बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है यार। वो थोड़ा वर्ड ऐसे ही बहुत पे ले जाओ, लेकिन ठीक है। दूसरी, देखो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, नैतिक सापेक्षता, कि नैतिकता अलग अलग हो सकती है सोसाइटी के हिसाब से, मानदंडों के हिसाब से, सभ्यता के हिसाब से। लेकिन कानून पूरे भारत पर एक जैसा कानून लगता है, चाहे वो केरल हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो। इन सभी जगहों पर जो कानून है वो एकीकृत है, मानकीकृत है। ठीक है ना? देखो डिफरेंट होने के कारण, मतलब जो नैतिक है वो अलग अलग सोसाइटी के लिए अलग अलग होने के कारण कैसी विस्तृत श्रृंखला है। और इसमें वो पहलू भी शामिल है जो किसी कानून में नहीं है। और इसमें केवल वही पहलू काम, मतलब लॉ में केवल वही पहलू शामिल होते हैं जो कामकाजी या फिर डेली की जरूरतों के हिसाब से जरूरी होते हैं। उद्देश्य क्या है इनका? नैतिकता का उद्देश्य है कि नैतिक रूप से स्वीकार व्यवहार की और मार्गदर्शन करना, और लॉ का उद्देश्य है व्यवस्था बनाए रखना, जैसे कि लोगों की रक्षा करना, लोगों के जो अधिकार है उनकी रक्षा करना। दोनों में समानताएं भी है। समानताएं कैसे? कि दोनों ही बताते हैं समाज में कैसा व्यवहार हमको करना चाहिए। प्लस इन दोनों का उद्देश्य भी एक है, लोगों के जीवन को बेहतर बनाना। दोनों का उपयोग कभी कभी जो असहमति होती है, विवाद को हल करने के लिए भी होता है।
जैसे कोर्ट कचहरी में आप देखोगे तो वहां पे कानून और नैतिक दोनों रूप से एक दूसरे के समक्ष रखे जाते हैं। एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि जमानत दुर्लभ मामलों में दी जानी चाहिए, ये दिए तो दी जानी चाहिए। अब देखो, यहाँ जो जमानत है ना, जमानत कानून को दिखा रही है कि कानूनी रूप से उसको रिहाई मिल रही है। लेकिन जो दुर्लभ मामला है ये किसको दिखा रहा है? दुर्लभ मामला दिखा रहा है व्यक्ति की जो क्रिटिकल कंडीशन है, तब तक उसको जमानत नहीं मिल पाएगी। ठीक, ओके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है कुछ कोड्स या फिर जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं उद्धरण। ठीक, यहाँ पे एक दो कोट्स हैं, एक है प्लेटो का, दूसरा है विवेकानंद जी का। तो प्लेटो क्या बोलता है कि अच्छे लोगों को कानून की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो बुरे लोग हैं वो हमेशा कानून से बच निकलने का मार्ग खोज लेते हैं। यहाँ हमारे पास बहुत लेटेस्ट एग्जांपल है भाई, इसको कैसे बोल सकते हो, पूना पोर्शे केस, PORSCHE, पूना पोर्शे केस, जिसमें एक 17 साल के बालक ने नशे में आकर गाड़ी चलाकर दो काम कर रहे या फिर सड़क पर जा रहे व्यक्तियों की हत्या कर दी। इसमें हत्या ही बोला जाएगा। एक्सीडेंट अलग चीज होती है, हत्या अलग चीज होती है। बेशक उसकी इंटेंशन नहीं है। एंड देन कोर्ट ने उसको सिर्फ एक ऐसे लिखने के लिए दिया। वाह, कहीं ना कहीं व्यक्ति आज से प्लेटो ने जो भी बोला होगा कितना सोच के बोला था बंदे ने यार कि वाह। नेक्स्ट विवेकानंद जी, इनका कहना है कि कोई समाज केवल कठोर कानूनों के माध्यम से सशक्त नहीं हो सकता। सशक्त होने के लिए उसमें अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं। समझिए इस चीज को कि कठोर कानून से क्या होगा ना, व्यक्ति अपने आप को जंजीर में जकड़े उस परिंदे की तरह महसूस करेगा जिसको सिर्फ ये दिखावा दिया गया है कि तुम आजाद हो, लेकिन वो आजाद नहीं है। क्यों? क्योंकि कठोर कानून। तो जरूरी है कि समाज में अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति होने चाहिए जो समाज के लिए अपने आप को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकें। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। नेक्स्ट है मोरल्स या सदाचार वर्सेस नैतिकता। ये सही और गलत के बारे में व्यक्तिगत मान्यताएं होती हैं। जैसे किसी व्यक्ति की मान्यता हो सकती है कि प्यार करना सही है, प्यार करना गलत है। सही इसलिए कि उससे लोगों को खुशी मिलती है, गलत इसलिए कि लोगों को धोखा मिल जाता है। ये व्यक्तिगत मान्यता है उसकी। निर्मित कैसे होते हैं? तो इसके पीछे हो सकता है कि उसके धार्मिक मूल्य काम कर रहे हो, व्यक्तिगत मूल्य काम कर रहे हो, या सदाचार सांस्कृतिक मूल्य काम कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट, ये कठोर होते हैं क्योंकि ये बचपन से और चरित्र में गहराई से व्यवस्थित होते हैं। ये अधिक वस्तुनिष्ठ नहीं होते। नैतिकता पहले ही पढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा लचीली है, वस्तुनिष्ठ अधिक है, ये सारी चीजें मैं ध्यान देंगे। हाँ, उदाहरण के लिए कंपनी है। कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। अब एक विपणन अधिकारी है, मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफिसर है, ठीक है। उसको बचपन से यार उसने सीखा है कि पर्यावरण हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है, अगर इसको खत्म कर दिया तो मनुष्य अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो अब वो क्या करेगा यहाँ पर? एक्चुअली एक केस स्टडी है, तो जब हम आगे केस स्टडी पढ़ेंगे ना उसमें इसका एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट है नैतिक निर्धारक या फिर नैतिकता के निर्धारक, मतलब ऐसे कारक जो कि नैतिकता को निर्धारित करते हैं। ऐसे कारक जो यह तय करते हैं कि जिस क्रिया का मूल्यांकन किया जा रहा है वह नीतिपरक है या नहीं। और मूल्यांकन कैसे करेंगे हम लोग? मूल्यांकन करेंगे तर्क की हेल्प से। किसकी हेल्प से? तर्क की हेल्प से। नैतिकता के कुछ निर्धारण के कारक, जिसमें पहला आता है व्यक्तिगत कारक।
इसमें व्यक्ति के पास उसका ज्ञान, उसकी जो परिवार, समाज, पेरेंट्स जो मूल्य मिले हैं वो, उसका एटीट्यूड जो समय के साथ बना हुआ है, उसकी जो मंशा, इंटेंशन क्या है उसका, ये चीज शामिल होती है। और यह मूल्यांकन व्यक्ति के जो व्यक्तिगत अनुभव को आकार देते हैं। जो व्यक्ति अपने चित्त, अंतर्बोध का पालन करता है, उसे लगता है वह अच्छा है क्योंकि वह अच्छा है, और जो सोचता है बुरा है वह बुरा है। नेक्स्ट व्यक्तिगत कारक हो गया। उदाहरण के लिए हम दे सकते हैं आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल वर्सेस रेत माफिया। इसमें क्या था कि जो अपने आईएएस ऑफिसर हैं दुर्गा मैम, उनकी जो अंतर्बोध था और जो चित्त थे वो इतने ज्यादा नैतिक थे कि वो अपने सामने हो रहे दुष्कर्मों को नहीं देख पाते थे, तो बस निकल पड़ते थे। ये तो बिहार की कहानी है ना, रेत माफिया वाली। नेक्स्ट है परिस्थिति जन्य कारक। इसमें निजी जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण लोग जो नैतिक निर्णय को आकार देते हैं, जैसे कि समाज हो गया, सहकर्मी हो गए इत्यादि, या फिर संगठन हो गए। परिस्थितियां हो सकता है कि चोरी करना, सिग्नल तोड़ना, इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना, ये सारी चीजें। मजदूर का बच्चा है, ये अभी का एग्जाम्पल है भाई। सुप्रीम कोर्ट ने एक बच्चे की हेल्प की थी कि उसका सिर्फ 17,500 रुपए के कारण आईआईटी में एडमिशन होने से रह गया था, और उस टाइम पर उसने सुप्रीम कोर्ट ने उसका संरक्षण किया। अन्य कारक हो सकते हैं सांस्कृतिक मानदंड, जैसे कि विवाह से पहले संभोग नहीं करना चाहिए या फिर सहवास नहीं करना चाहिए। धार्मिक विश्वास, जैसे कुछ धर्मों में शराब का जो सेवन है वो प्रतिबंध किया गया है। लेकिन कुछ चीजें समय की अवधि के साथ धीरे धीरे विकसित होती हैं, जैसे कि एलजीबीटी प्लस का मुद्दा। एक डीसीटी मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ, इसको बाद में देखते हैं। इस टॉपिक अपना ईश्वरीय आदेश सिद्धांत उतना ज्यादा जरूरी नहीं है यार, सर भी मना कर रहे थे। प्लस इसमें आप इसको यूज नहीं कर पाओगे, बात ये। अब इसमें इसका जो डेफिनेशन है वो लिखा है कि नैतिक रूप से उचित कार्य उचित ही होते हैं क्योंकि वे ईश्वर द्वारा आदेशित होते हैं। अब ईश्वर ने बोला रेप करो जाएगा तो उचित हो जाएगा क्या? नहीं होगा यार। तो इसको यूज करना थोड़ा सा मुश्किल है। आगे टॉपिक चलते हैं कि नैतिकता की भूमिका क्या है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। नैतिकता की भूमिका क्या है, इसके ऊपर 2022 और 23 में क्वेश्चन आ चुका है। जितना भी हमने पीछे पढ़ा था उसका एक डायग्राम ये है कि एथिक्स और कानून, धार्मिक मान्यताएं, सामाजिक मान्यताएं, स्वीकार्यता, ये क्या है? ये ग्रे एरिया है। ये इसमें एथिक्स प्लस लॉ भी आ जाएगा, एथिक्स प्लस रिलीजन भी आ जाएगा, ठीक है। ओके ओके ओके, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन 2013 का है। देखिए, मैं उस टाइप से कुछ भी आपको प्रोवाइड नहीं कराना चाहता, सिर्फ आंख बंद करके कि देखो देखो मेरे नोट्स हैं कितने अच्छे हैं, कितने शानदार नोट्स हैं। आपको हर नोट्स में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा जो ये सिद्ध करेगा कि जो नोट्स हैं, पहली बात तो बहुत बल्कि नहीं है, प्लस इससे जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो सॉल्वेबल हैं, क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और अच्छे से समझ भी आते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है कि मूल्यों, अभी कराया नहीं है। नैतिकताओं से आप क्या समझते हैं, इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी। दो डेफिनेशन है आपके पास। पहला अरस्तु का निकोमैकी सिद्धांत, दूसरा आत्मा प्रतिकूलानि परेशान समाचरित, या फिर तीसरा हो सकता है पॉटर स्टीवर्ट का डेफिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट, व्यवसायिक सक्षमता के साथ साथ नैतिक भी होना चाहिए। आपको बताया था कोडिंग वाला एग्जांपल, मुंबई में जो बारिश आई थी, कैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों ने जो मुंबई की है उन्होंने क्या कर दिया था, बस यही चीज है।
अब इसकी अप्रोच क्या होना चाहिए, वो अप्रोच मैंने नीचे लिख रखी है कि पहले हम दोनों जो टर्म है, मूल्यों को और नैतिकता को डिफाइन करेंगे, कुछ नया अपना तिकड़म बढ़ाएंगे। जैसे इनोवेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ये वर्ड है कि नैतिकता का मतलब होता है सदाचार का विज्ञान, या फिर हम यहाँ कोई भी डायग्राम भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है फिर पेस्टल अप्रोच, मतलब राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, पर्यावरणीय और वैधानिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकली, सोशली, टेक्नोलॉजिकली, इकोलॉजिकली एंड लीगली। ये हमारी अप्रोच है। इससे हम क्या करेंगे ना, यहाँ 6 पॉइंट दे रखे हैं, 6 में हम इजिली एक एक पॉइंट आराम से लगा सकते हैं। और वहां हमारे, और प्रत्येक में 10 वर्ड लिखेंगे तो 60 वर्ड्स हो जाएंगे। आप समझ इस चीज को। और जब हमारी सैटरडे को क्लास होगी ना आंसर राइटिंग की, वहां आपको आंसर राइटिंग को लेकर बहुत सारे जो डाउट्स हैं आपके या फिर कंफ्यूजन हैं, वो सारे सारे क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज देखिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे कि व्यवसायिक सक्षमता के साथ नैतिकता भी होना। वही है, देखो, तुम अपना व्यापार कर रहे हो तो व्यापार प्लीज ऐसे करो ना जिसमें नैतिक भी हो, नैतिकता दिखे। कोई कार्य में भी प्रतिभान साथ ही नैतिक भी आचरण व्यवहार हो। आपका जो आचरण है और व्यवहार वो नैतिक होना चाहिए। अब यहाँ पे एक हम क्रोनोलॉजिकल डायग्राम बना देंगे। प्लीज वॉच सैटरडे लेक्चर जो आने वाला है, ठीक है ना। सैटरडे नेक्स्ट है 13 सितंबर को, ठीक। उस टाइम पे वीडियो आएगा, देख लेना आप लोग। थैंक यू। नेक्स्ट है कि नैतिकता की भूमिका क्या होती है। नैतिकता की भूमिका क्या है, तो अगर अब पर्सनली देखा जाएगा तो व्यक्ति को सत्यनिष्ठ बनाता है, मतलब उसका व्यक्ति का जो आचरण है वो सही होता है, स्थिर रहता है। निष्पक्ष बनाता है, अर्थात वह व्यक्ति किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, समानता बनाए रखेगा और लोगों को न्याय देने की स्थिति में होगा। तीसरी, शुद्धता। चौथा, उस व्यक्ति को निस्वार्थ बनाता है। ये की टर्म्स है, आप प्लीज इनको याद कर लेना। क्वेश्चन आता है कि भूमिका क्या होगी, तो हम ये पहले ये डालेंगे, देन इनमें से कोई भी आप दो लिख देना कि व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से यह व्यक्ति को सत्यनिष्ठ बनाता है, जिसमें व्यक्ति का जो आचरण है वह शुद्ध व स्थिर हो जाता है। देन निष्पक्षता के अंतर्गत वह व्यक्ति को समानता व न्याय के सिद्धांतों का पालन करने वाला बनाता है। ठीक, अगर आप ये लिखते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर संगठन के रूप में देखा जाए तो पारदर्शिता आती है, उस संगठन की दक्षता बढ़ती है, लोगों का उस संगठन पर विश्वास बढ़ता है। यहाँ तो एग्जाम्पल एक ही याद आएगा आपको, टाटा, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल हो सकता है आपको याद आ जाए कैग। कैग क्यों आया है वो थोड़ा सा आप सोचिए। उत्तरदायित्व और शासन। समाज के पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा तो समाज न्यायपूर्ण बनेगा। समाज में जो डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं उनके बीच में जो भेदभाव है उसको कम हो पाएगा, वो उनके बीच में सामंजस्य बढ़ेगा, एक दूसरे पर परस्पर विश्वास बढ़ेगा, ठीक है। सामाजिक पूंजी होती है, जैसे कि तुम्हारी कितनी जान पहचाना भाई, जरा हमारी जुगाड़ लगवा देते, इस टाइप की चीजें। भाईचारा तो फिर है ही है। कुछ अन्य भी हैं आपको याद करने हैं, समझाने वाला कुछ है नहीं इसमें कि निष्पक्षता बढ़ेगी, ईमानदारी, नीतिपरक होना, विश्वसनीय संवाद, जैसे कि टाटा का एग्जाम्पल दे दिया। नैतिक हो तो सोच साफ और रिजल्ट भी साफ आएगा, मतलब मीन्स और एंड वाला सीन, साधन बरसाते वाला। प्लस ये एग्जाम्पल है, आप लोग प्लीज को कहीं ना कहीं लिख ही लीजिएगा कि जब जे टाटा जी टाटा कंपनी को संभाल रहे थे, उस टाइम पे थोड़ा बहुत कंपनी पर लॉस हो गया था अच्छा खासा, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे भी जो उनके कर्मचारी थे उन लोगों को सैलरी दी थी, अपनी वाइफ की जो जेवर वगैरह था उनको बेच के। तो उस टाइम में क्या था कि वो क्षण भर का कष्ट आया था, लेकिन दीर्घकालिक फायदा आज। और आज हम देखें ना तो टाटा बहुत बड़ी कंपनी है जो ईडी से लेकर छोटे तक सारा सामान बनाती है, ठीक है। अब अच्छे इंसान का एग्जाम्पल देना हो ना तो एक व्यक्ति से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है, सचिन सर, जिन्होंने आज तक किसी की गलत एड को प्रमोट नहीं किया। दूसरे, रतन टाटा सर। मैम का एग्जाम्पल काफी पुराना हो गया है तो प्लीज आप इसको छोड़ रहे हैं। रिक्वेस्ट है आप सभी से
नेक्स्ट पेज है आज का लास्ट पेज, बढ़ते हैं आगे। कोई नैतिकता नहीं है देन क्या होगा। देखो ऊपर क्या था कि नैतिकता होगी तो क्या होगा, व्यक्तिगत रूप से अगर कोई व्यक्ति के पास नैतिक नहीं है, अपराध बढ़ेगा, घरेलू हिंसा बढ़ेगी, एक दूसरे का अपमान बढ़ेगा, समाज में भ्रष्टाचार बढ़ेगा, नशे की लत बढ़ेगी, संगठन में पक्षपात बढ़ेगा, विश्वास की हानि होगी, राजनीति का अपराधीकरण होगा, जो भी अभी है मेरे ख्याल से तो, क्योंकि जितने भी अपने एमपीज हैं उनमें से शायद 40 to 45% एमपीज पे मर्डर केसेस में अपराधीकरण तो ही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद बढ़ेगा, पर्यावरण की क्षति होगी, और जो जैव नैतिकता है जैसे गर्भपात, पशु अधिकार, इन सब पर कोई ध्यान नहीं देगा। नेक्स्ट टॉपिक है अपने नैतिकता के आयाम, या फिर बोला जाएगा डायमेंशन ऑफ एथिक्स। तो व्यक्तिगत नैतिकता, संगठनात्मक नैतिकता, सामाजिक नैतिकता, या भावी पीढ़ी हेतु नैतिकता। व्यक्तिगत और संगठनात्मक को हम अलग नहीं देख सकते, क्यों? क्योंकि व्यक्ति ही होते हैं जो एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी या फिर संगठनों में जाके काम करते हैं, इसलिए उन लोगों को या संगठन को समाज के मूल्यों और अपेक्षाओं के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। सामाजिक नैतिकता कैसे? संधारणीय विकास स्वयं में एक अंतर्निहित नैतिक अच्छाई है, और इसके परिणाम नैतिक दृष्टि से भी पॉजिटिव होने की संभावना रखते हैं। मतलब सामाजिक नैतिकता वो है जिसमें पूरा समाज, जो होल सोसाइटी है, वो ऐसे नैतिक कार्यों को करती है जिसका प्रभाव समाज के हर वर्ग को पड़ता है, और जो नैतिक दृष्टि से सकारात्मक होता है। देन भावी पीढ़ी वाला हो जाएगा संधारणीय विकास वाला, कि भविष्य की पीढ़ी के हितों की रक्षा के लिए वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारियों का वर्णन करने के लिए। अब ये बात आती है नैतिक सिद्धांतों में। तो नैतिक सिद्धांतों में हम दो तीन चीजें देखेंगे। पहला है कर्तव्य शास्त्र, परिणामवादी, सद्गुण। परिणामवादी में भी हमारे पास दो चीजें हैं, सामाजिक नैतिकता, व्यक्तिगत नैतिकता। अभी जितना पढ़ा वो केवल एक इंट्रो के रूप में है, आगे हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड जो लेक्चर है वो इसी के बारे में है कि डिओन्टोलॉजी क्या है, टीलियोलॉजी क्या है, ये सारी चीज। पश्चिम धार्मिक नैतिकता, ये याद ही करनी है कि बाइबल से हम क्या सीख सकते हैं, रोमन से हम लोग क्या सीख सकते हैं, या फिर प्रोटेस्टेंट से क्या सीख सकते हैं। बाइबल से हम सीख सकते हैं सामाजिक न्याय, क्षमा, जो हमें गांधी के अंदर भी दिखाई देती है, जीवन की पवित्रता। क्षमा को हम उसमें भी देख सकते हैं, जैसे कि कालिया और कृष्ण की जो कहानी थी ना, उसमें भी क्षमा आती है। रोमन से मानवीय गरिमा, समुदायवाद, न्यायपूर्ण युग सिद्धांत। ये कुछ कुछ इसको भी हम लोग ना सैटरडे को देखते हैं, तो समझाना पड़ेगा, इसमें भी काफी कुछ है। तो प्लीज सैटरडे वाली जो क्लास आएगी आंसर राइटिंग के लिए, उसको जरूर देखिएगा। ना समझ में आए तो आपके सारे पैसे वापस, जो भी तक आपने दिए नहीं। इसी के साथ लेते हैं विदाई। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को कोई फीडबैक हो तो प्लीज बेशक आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बिना किसी गाली के। थैंक यू वेरी मच।